हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, किस तरह ये काम करती है और किस तरह ये शुरू हुई है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। व्हाट इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर ब्रॉड इन द ऑब्जेक्टिव्स। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी जो उनका उद्देश्य है, वो बहुत ब्रॉड होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो काम करते हैं। दोज हु प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एट द इंटरनेशनल लेवल एंड एस्टेब्लिंग पीस एंड सिक्योरिटी एंड क्रिएटिंग ए हारमोनियस एनवायरनमेंट अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। तो इनका काम क्या होता है कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे दो देशों के बीच कोई लड़ाई है, दो देशों के बीच कोई झगड़ा है, किसी बात पे लेकर अनबन है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको सोल्व करने के लिए, अगर इसको सोल्व करना होगा तो एक तीसरे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक तीसरे थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी भूमिका निभाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस लिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप जानते हो, बहुत सारे लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। इन सब की हमें ज़रूरत क्यों है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि सम प्रॉब्लम्स आर लाइक दिस डीलिंग विथ which is not easy for any one country. International organization helps in a such situation. जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिससे किसी एक देश को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। कोई एक देश उस पर कंट्रोल कर ले, या कोई एक देश उसको सोल्व कर ले, इतना आसान नहीं होता है। जैसे 2019 में जब कोविड-19 फैला था, तो एक ग्लोबल डिजीज़ हो गई थी, ये एक ग्लोबल डिजीज़ हो गई थी, और किसी एक देश के लिए कंट्रोल कर पाना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो दुनिया के सभी देशों ने इसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी वैक्सीन बनाने के लिए और इसको लोगों को राहत देने के लिए, पूरी दुनिया के लोगों को राहत देने के लिए सभी जो देश है, सभी जो कंट्रीज़ है, वो एक साथ आए और इससे कुछ हद तक हमें फ़ायदा हुआ। उसके बाद है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जैसे मैंने आपको बताया, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होता है, उसका पीसफुल रिजोल्व उसको करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके हम आगे बात करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके लिए काम करती है। हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग वॉर्स। हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग वॉर्स, ये वॉर को होने से रोकती है। जैसे लीग ऑफ नेशन आपने सुना होगा कि लीग ऑफ नेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो इसीलिए हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से रोक नहीं पाया और इसके कारण इसको डिसॉल्व करना पड़ा। हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के आर्थिक रूप से दुनिया को डेवलप करे, इसके लिए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक, जो गरीब देशों को या डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको लोन देती है ताकि वो अपने देशों में डेवलपमेंट कर सकें। डीलिंग विद नेचुरल कैलामिटीज़, एपिडेमिक्स। जैसे हमने बात किया है, जो नेचुरल कैलामिटीज़ और जो एपिडेमिक्स होती है, उनको भी डील करने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टेक्निकल ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग है, आज पूरी दुनिया का तापमान बढ़ा हुआ है, पूरी दुनिया में जो सीज़न है, जो वेदर है, वो एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है, और ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा चैलेंज है इस दुनिया के लिए। तो उसको टैकल करने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा, और ये सब होता है इन सभी अब बात करते हैं मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन है लीग ऑफ नेशंस।
लीग ऑफ नेशंस यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने 1919 में इसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि जो दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उस जैसा दूसरा वॉर ना हो जो काफ़ी डेवेस्टेटिंग था, जिसमें काफ़ी विनाश हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। इस तरह का वॉर दोबारा ना हो, इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। लेकिन 1946 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और लीग ऑफ नेशंस को रोकने में नाकाम रहा तो लीग ऑफ नेशंस को डिसॉल्व कर दिया गया और इसकी जगह पे आ गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे अपन। यूनाइटेड नेशंस यूएनओ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूएनओ, ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके करंट मेंबर है 193। इसके करंट मेंबर है 193। द हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर क्या है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। 24 अक्टूबर 1945 द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन यूएनओ इज़ द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। आपको पता है कि ये सक्सेसर है लीग ऑफ नेशन का, यानी उसका उत्तराधिकारी है। लीग ऑफ नेशन जब फेल हो गया तो उसके जगह पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन देयर वर 51 मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशंस। आज प्रेजेंट टाइम में 193 मेंबर है, लेकिन जब लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुई थी तब इसमें सिर्फ 51 मेंबर्स थे। इंडिया वाज आल्सो इंक्लूडिंग इन इट्स फाउंडिंग मेंबर एज मे ऑफ, और इंडिया भी इसमें फाउंडिंग मेंबर में है। इंडिया 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया इसमें शामिल हुआ। इंडिया कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को इसमें शामिल हुआ। करंटली इसमें 193 कंट्रीज़ है। यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज जो इसके मेंबर है, जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं। लेटेस्ट मेंबर है इसका साउथ सूडान, जो 2013 में साउथ सूडान ने भी इसको ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन को। ये कब हुआ? 2013 में, मई 2013 में। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, किस लिए ये बना है और ये किस तरह काम कर रहा है। टू स्टॉप इंटरनेशनल क्वाल्स, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े। जो क्वाल्स और अंतर्राष्ट्रीय झगड़े, दो देशों के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं, जिसे आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन में जो चल रहा है, उसको यूनाइटेड नेशन ने रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। वो रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, बहुत सारे कदम उठाए गए यूनाइटेड नेशन में, और तब जाके रशिया थोड़ा उसकी आक्रामकता कम हुई है। टू स्टॉप कोऑपरेशन अमंग नेशन, और जो कंट्रीज़ है जो इसके मेंबर है उनके बीच में कोऑपरेशन, सहयोग को बढ़ावा देता है। इफ़ वार ब्रेक्स आउट इन एनी कंट्री देन टू रिड्यूस द स्कोप ऑफ हॉस्टाइलिटी, और जब किसी देश में वॉर हो जाता है, वॉर छिड़ जाता है, तो उसमें नुकसान या जोखिम को कम करने के लिए इस जो यूनाइटेड नेशन है वो काम करता है। टू वर्क फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द होल वर्ल्ड, और टू वर्क फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द होल वर्ल्ड, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ये कार्य करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हेल्पिंग इन एनी अदर प्रॉब्लम लाइक डिजास्टर, एपिडेमिक एक्स्ट्रा, या कोई डिजास्टर आ जाए या कोई एपिडेमिक आ जाए तो उसमें भी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जैसे एपिडेमिक आ गई, कोविड-19 आ गया, तो उसमें यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसने पूरी दुनिया में रिसर्च करके इसके जो वैक्सीनेशन है उसमें काफ़ी सहयोग किया, और इसको कैसे रोका जाए, कैसे इसको बढ़ने से रोका जाए, उसकी सेफ्टी गाइडलाइंस हम दिन प्रतिदिन देखते आ रहे थे। नेम ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन,
प्रिंसिपल ऑर्गन्स, दो तरह की एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन की, एक है प्रिंसिपल ऑर्गन्स, एक है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स, जो मेन ऑर्गन है, जो उसको चलाने के लिए जो मेन एजेंसीज है उसकी बात कर रहे हैं। पहला है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो दुनिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और दुनिया में किस तरह से शांति स्थापित की जाए इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल काम करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दो कंट्रीज़ के बीच या जो डिस्प्यूट होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको रिजोल्व करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। सेक्रेटेरिएट पूरा काम संभालती है यूनाइटेड नेशंस का। जनरल असेंबली, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब आप यूनाइटेड नेशन को समझना है तो इस तरह समझे कि जनरल असेंबली यहाँ की पार्लियामेंट है। जैसे एक देश में पार्लियामेंट होती है जो जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं। उसके बाद होता है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट काम एग्जीक्यूटिव का करती है। सेक्रेटेरिएट एग्जीक्यूटिव का काम करती है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे न्यायपालिका होती है किसी भी देश में, उसी तरह न्यायपालिका का काम करती है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, हैज़ ए टोटल ऑफ 15 मेंबर्स। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स। इसमें 5 परमानेंट मेंबर है जो हमेशा के लिए बनाए गए हैं, जिसमें यूएस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हु आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। इसके अलावा 10 और मेंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 साल के लिए इस पर चुने जाते हैं। परमानेंट मेंबर्स हैव द पावर ऑफ वीटो। Since the Cold War, the demand for reforms in both its structure and its working process started gaining momentum in the United Nations। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे बोलते हैं वीटो पावर। अगर कोई मोशन किसी कंट्री के विरुद्ध में कोई मोशन लाया गया, कोई विधेयक लाया गया, तो ये 5 कंट्रीज़ है, यूएस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अगर इनके खिलाफ़ कोई या इनके एलाई कंट्री के खिलाफ़ कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो ये उसमें वीटो लगा सकते हैं। वीटो का मतलब होता है निषेध, प्रोहिबिटेड। वीटो का मतलब होता है निषेध, प्रोहिबिटेड, यानी ये किसी भी रेजोल्यूशन को रोक सकते हैं। एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अब इस पर जोर दिया जा रहा है कि जो परमानेंट है और नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। Moreover, emphasis was laid on making the role of the United Nations more active on the issues of poverty, hunger, disease, terrorism, environmental issues and human rights। अब यूनाइटेड नेशन में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि दुनिया से गरीबी, भूखमरी, बीमारियाँ, आतंकवाद और जो पर्यावरण संबंधी परेशानियाँ हैं और जो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से, तो उनको प्रिवेंट किया जाए, उनको रोका जाए, उसके लिए इस पर जोर दिया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी जनरल इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नेम ऑफ करंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटेरेस, पोर्तुगल। एंटोनियो गुटेरेस ये पोर्तुगल के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जो जनवरी 2017 से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं। वीटो पावर, इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। वीटो पावर जिसका मतलब होता है प्रोहिबिशन। वीटो इज़ द राइट गिवन टू द permanent member countries for the Security Council of the United Nations on the basis of which any country can stop the decision by going against its decision।
यानी वीटो पावर, अगर किसी देश के खिलाफ कोई मोशन लाया जा रहा है, कोई रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, तो जो 5 परमानेंट मेंबर है वो इसको प्रोहिबिट कर सकते, इसको रोक सकती है। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। देर आर 15 मेंबर्स इन ऑल, ईच ऑफ whom हैज़ वीटो ऑफ 1। सबके पास एक वीटो पावर होता है, एक वोट होता है जिसे वीटो पावर कहते हैं। और अगर किसी एक ने भी किसी रेजोल्यूशन पे वीटो पावर लगा दिया तो वो रेजोल्यूशन कैंसिल हो जाता है, प्रोहिबिटेड हो जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ वीटो पावर टिल 2006। 2006 तक वीटो पावर कितना और कितने बार यूज़ किया गया है। अमेरिका ने 82 टाइम्स यूज़ किया है वीटो पावर, यानी ऐसे 82 रेजोल्यूशंस थे जो अमेरिका के खिलाफ या उसके एलाई कंट्रीज़ के खिलाफ थे, तो उस पर वीटो यूज़ किया। चाइना ने 4 टाइम्स, रशिया 122 टाइम्स, फ्रांस 18 टाइम्स, यूके 32 टाइम्स। डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीएससी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सीबीएसई आरबीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरबीएससी के एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर क्या होते हैं? परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर एवर। परमानेंट मेंबर हमेशा के लिए चुने गए हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। दे हैव वीटो पावर, उनके पास वीटो पावर है, यानी वे किसी भी रेजोल्यूशन को रोक सकते हैं। देर आर 5 ऑफ देम, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ऑल द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी डिसीजन होते हैं उसमें मेन रोल इन 5 देशों का होता है, यूएस, फ्रांस, चाइना, यूके और रशिया। कैन ब्लॉक एनी डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स में जब बहस होती है उसमें से अगर इनमें से किसी एक ने भी वीटो का यूज़ कर लिया तो वो रेजोल्यूशन कैंसिल हो जाता है। टेम्परेरी मेंबर्स, दे आर इलेक्टेड ओनली फॉर 2 ईयर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इलेक्टेड मेंबर्स में 2 साल के लिए चुने जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में 10 जो नॉन परमानेंट होते हैं उनका जो ऑफिस टाइम है, कार्यकाल है, वो 2 साल का होता है। दे डू नॉट हैव वीटो पावर, उनके पास वीटो पावर नहीं होती है। देयर नंबर इज 10 विद 10 ऐसे कंट्रीज़ होती हैं या मेंबर कंट्रीज़ होती हैं जो इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया इस समय सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है। देयर रोल इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू परमानेंट मेंबर्स, यानी इनका कोई रोल नहीं होता है। जो भी डिसीजन होते हैं वो जो 5 मेन परमानेंट मेंबर्स है उनके द्वारा ही उनकी बातों को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। दे कैन नॉट ब्लॉक एनी डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अगर उन्हें किसी बात पर आपत्ति है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के इस फैसले को रोक नहीं सकते। इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन। अब इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के लिए क्या किया है, अपना किस तरह से योगदान दिया है, इसके बारे में देखते हैं। India has been continuously contributing to the program of the United Nations, whether it is a matter of peace, security, disarmament, South Korea crisis, Suez Canal issues और इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत। यानी भारत ने बहुत सारा योगदान दिया है, फिर भी इसको परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया। इसके अलावा और भी जर्मनी है, 3 जो G3 देश है वो परमानेंट मेंबर बनने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपील को नहीं माना गया है। मोर ओवर, इंडियाज़ रोल इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, अपोजिंग colonialism and apartheid, and in educational, economic and cultural activities also remains. इंडिया ने इनके अलावा ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मानवाधिकार है उनकी रक्षा की है। उन्होंने जो उपनिवेशवाद है उसका विरोध किया है, और जो रंग भेद नीति है उसका भी उन्होंने विरोध किया है। अब एलिजिबिलिटी ऑफ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब कोई देश यूनाइटेड नेशन का किस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन सकता है, उसके लिए ये एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी होती है ग्रेट इकोनॉमिक पावर, यानी बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति, जैसे ब्रिटेन है, यूएस है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है।
इस तरह से बड़ी इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, ग्रेट मिलिट्री पावर, बहुत सेना भी बड़ी सेना होनी चाहिए, लार्ज कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के आधार पर बड़ी जनसंख्या वाला देश होना चाहिए, कंटिन्यूअल कंट्रीब्यूशन टू द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं उनको बजट कहाँ से मिलता है? उनको बजट मिलता है यूनाइटेड नेशन से, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, ह्यूमन राइट्स वॉच है। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको फंड कहाँ से मिलता है? इनको फंड मिलता है यूनाइटेड नेशन से। जनरल असेंबली में हर साल बजट पास होता है। तो उस बजट में जो ये कंट्रीब्यूशन है, वो जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है उसको इसमें परमानेंट मेंबर बनाया गया है। तो ये 5 देश ज़्यादा बजट में जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसलिए इनको परमानेंट मेंबर बनाया गया है। इसके साथ सबसे ज़्यादा जो बजट में कंट्रीब्यूशन देता है वो US है, वो इसका सबसे ज़्यादा इसके बजट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। भारत, इंडिया सिर्फ 1% इसके बजट का 1% कंट्रीब्यूट करता है। यानी जो पैसे खर्च होते हैं बजट में, जो पैसे खर्च होते हैं यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज को चलाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्च होता है, धन खर्च होता है, उसको चलाने के लिए जो बजट होता है उसमें इंडिया सिर्फ उसका 1% ही कंट्रीब्यूट कर पाता है। यू रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, उसके बाद अगली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको डेमोक्रेसी की क्या है, रिस्पेक्ट करनी, यानी आपके देश में डेमोक्रेसी का पालन किया जा रहा है। दिस कंट्री रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी इन द टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर। भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ये भी इंडिया में है, लेकिन इसके बाद भी इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया है। इसको नहीं बनाने का सबसे 3 मुख्य कारण ये है। एक तो जो न्यूक्लियर वेपन परीक्षण है, जो ट्रीटी है उस पर इंडिया ने साइन नहीं किया है, इसलिए। उसके अलावा जो इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया कहता है कि ये वेपन हमारी सुरक्षा के लिए है। दूसरा कारण ये है जो यूनाइटेड नेशन कहता है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते। तीसरा ये है कि जो कश्मीर इशू है उसके वजह से यूनाइटेड नेशन में इसको परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन की मेजर एजेंसीज जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं वो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वह स्पेशलाइज्ड एजेंसी के नाम से जाने जाती है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी के नाम से जाने जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्य, जिसका एब्रिविएशन WHO से डिनोट किया जाता है। WHO का काम है पूरे दुनिया में हेल्थ के सेक्टर में काम करना। जैसे कोविड-19 आया था तो WHO ने पूरी दुनिया में इसके जो साइंटिस्ट थे, इसके जो डॉक्टर्स थे, इसके जो मेंबर्स थे, वो पूरी दुनिया में रिसर्च में लग गए थे और हेल्थ के लिए काम करते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ये क्या करता है? ये एजुकेशन के सेक्टर में काम करता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, इसका काम होता है जो यूनाइटेड नेशन है, जो दुनिया में बच्चे हैं उनकी पालन पोषण के लिए, जो गरीब देश के बच्चे उनके लिए एक फ़ंड बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, वो है यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP उस क्षेत्र में काम करता है जहाँ पर जो कंट्रीज़ डेवलप हो रही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनको जो इकोनॉमिक हेल्प चाहिए उसमें काम करती है UNDP। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन पूरे देश में, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जो इनके जो मेंबर्स हैं 193, उन मेंबर्स कंट्रीज़ में क्या ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट की जा रही है या ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, जैसे किसी देश में वॉर हो रहा है, उस देश से लोग भागकर दूसरे देश में चले गए हैं, तो
तो इनकी देखभाल करने के लिए भी एक अलग से एजेंसी है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी एक एजेंसी है जो ट्रेड पर कंट्रोल करती है, पूरी दुनिया में ट्रेड पर कंट्रोल करती है। अब आगे देखते हैं वेज टू मेक द यूनाइटेड नेशन मोर रिलेवेंट इन यूनिपोलर वर्ल्ड। अब ये इस टाइम पे इसको और ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द पीस फाउंडिंग कमीशन, पीस फाउंडिंग कमीशन का निर्माण किया जाना चाहिए जो दुनिया में पीस स्थापित कर सके। स्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट काउंसिल, मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। एग्रीड ऑन अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और इस सदी के जो डेवलपमेंट के लिए जो गोल सेट किए गए उनको अर्जित करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेसी फंड, डेमोक्रेसी फंड का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड का निर्माण किया जाए। कंडेमनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ टेररिज्म, हर प्रकार की तमाम प्रकार के आतंकवाद का जो है उसकी निंदा होनी चाहिए। एबोलिशन ऑफ द बोर्ड्स ऑफ ट्रस्टीज़, और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को अब एबोलिश कर दिया गया है 1992 में, इसको एबोलिश कर दिया गया था। जब इसको इसलिए बनाया गया था कि जो कंट्रीज़ अंडर ब्रिटिश रूल है, जो कॉलोनी बनी हुई है, उनको यूनाइटेड नेशन देखेगा कि उसमें जो ब्रिटिश एम्पायर है वो उनकी डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए ये जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बनाई गई थी, जो अब ये फंक्शनल नहीं है, अब ये ख़त्म कर दी गई है। टुडे इन ए पोलर वर्ल्ड सिस्टम व्हेन अमेरिका हैज़ डोमिनेटेड द होल वर्ल्ड, even the United Nations cannot completely curb American power because America's contribution to its budget is more. In addition to this, his headquarters also located in American soil. अब अमेरिका के वर्चस्व को यूनाइटेड नेशन कम नहीं कर सकता है। पहला कारण है कि सबसे ज़्यादा जो फंड है उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन अमेरिका का है। दूसरा जो है इसके जितने भी हेडक्वार्टर, मोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर्स अमेरिकन ज़मीन पे है, located on the territory, but despite this the United Nations is the platform where the countries of the rest of the world can talk to America and try to control it. लेकिन उसके बाद भी यूनाइटेड नेशन को हम इस तरह से नहीं कह सकते कि ये निष्प्रभावी है, इसका कोई असर नहीं है। यूनाइटेड नेशन फिर भी एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका को भी कंट्रोल कर रखा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है जो डायरेक्टली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं है लेकिन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अपार्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन देयर आर मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच आर कॉन्स्टेंटली इंगेज इन द फुलफिलिंग देयर ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका इस्टेब्लिशमेंट आप देख सकते हैं, ड्राफ्टेड इन 1944 एंड साइंड इन 1945। इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था 1944 में और इसको साइंड 1945 में, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी 1945 में। द हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC USA, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA। मेंबर 189 करंटली। आप सोचेंगे ये सारे जो कंट्रीज़ है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर नहीं है, इसमें सिर्फ 189 है, बाकी मेंबर्स आर्थिक कारणों से इसमें नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरसीइंग द फाइनेंस सिस्टम एट द ग्लोबल लेवल एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का जो ऑब्जेक्टिव है ये किस लिए कार्य कर रही है? ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको फाइनेंशियल एड देती हैं, यानी उनको पैसा मुहैया करवाती है और उनको टेक्निकल सपोर्ट देती है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में, इस्टेब्लिशमेंट मेंबर 189, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA। ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्क्स फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ के लिए वर्ल्ड बैंक कार्य करती है। ये भी एक तरह से लोन प्रोवाइड कराती है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुड गवर्नेंस, इसके लिए ये एक तरह से पैसा मुहैया करवाती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO,
Establishment before 1995, GATT General Agreement of Tariffs and Trade used to be. इससे पहले GATT के नाम से ये होता था, इसको बोला जाता था। उसके बाद में इसका नाम कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। मेंबर है 164। पर्पस, दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट्स द रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो नियम हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो लिमिट्स है या जो पैरामीटर्स है वो सेट करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑर्गेनाइजेशन सिक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पस। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम है कि जो एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, उसका यूज़ वॉर्स में, मिलिट्री यूज़ में ना हो, बल्कि उसका उपयोग एक एनर्जी के तौर पे हो, या फिर जिसे ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी से हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें इसका उपयोग हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट 1961, द हेडक्वार्टर लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी दुनिया में जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसको वॉच करना है, उस पर रिपोर्ट तैयार करना है और यूनाइटेड नेशन को उसको रिपोर्ट करना है। यानी कहाँ पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करती है। सेम एज ह्यूमन राइट्स वॉच है, इस्टेब्लिश 1978, द हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ऑब्जेक्टिव है, द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो ऑन ₹90 received on PhonePe. is also international voluntary organization for human rights advocacy and research related to them। ये भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है और ह्यूमन राइट्स की वकालतें करती है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, द सोसाइटी सीक्स टू असिस्ट ऑल विक्टिम्स ऑफ वॉर एंड इंटरनेशनल वायलेंस एंड टू एनफोर्स लॉ प्रोहिबिटिंग आर्म वायलेंस। ये भी जो वॉर में जो लोग विक्टिम्स है, जो पीड़ित है और जो वायलेंस हुई है, उनके खिलाफ लॉ प्रोहिबिटिंग आर्म वायलेंस। और ये जो वॉर होते हैं उसमें आर्म्ड वायलेंस होती है, यानी हथियारों का जो उपयोग होता है उसको प्रोहिबिट करने के लिए काम करती है। ग्रीन पीस, द ग्रीन पीस फाउंडेशन established in 1971 works to make the world community insensitive to the environment and pressurize it to enact laws for the environmental protection। ग्रीन पीस जो एजेंसी है ये एनवायरनमेंट के लिए काम करती है और दुनिया में किस तरह एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको हार्म नहीं पहुंचाए, इसके लिए मेंबर कंट्रीज़ को प्रेशराइज करती है कि वो उस पर लॉ बनाए। आई होप ये मैंने पढ़ाने के लिए नहीं, एक रिवीजन के तौर पे ये वीडियो बनाई है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ, और आगे और भी अच्छे वीडियो बनाएंगे और भी टॉपिक्स के लिए। 12th जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए लगातार वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।